हाय एवरीवन, हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत खास रहने वाली है। आपको ये क्लास पूरी देखनी है क्योंकि इस क्लास से आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। ये हमारे PYQs हैं आदिकाल के। तो हमें कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना है तो उसका सबसे पहले सिलेबस लेना है, फिर उसका मटेरियल होना चाहिए और प्लस MCQ और PYQs। तो आई होप आपने सिलेबस कर लिया होगा। तो ये वाली क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इंटर रिलेटेड होते हैं। सब्जेक्ट से जिस चैप्टर से आते हैं वो उससे इंटर रिलेट करते हैं। तो इनको आप पढ़ोगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका कि हाँ, मेरी यहाँ तक तैयारी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे आदिकाल के 100 PYQs। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 2500 पृष्ठों का एक ग्रंथ है। मुख्य छंद व्यक्तिक दोहा, तोमर, त्रोटक, आर्या है और 69 समय सर्ग हैं। और पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र कल्हण ने पूरा किया है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा रासो में वर्णित घटनाओं संवतों को भाटों की कल्पना नहीं मानते। इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है, लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है। सही नहीं पूछा है तो सही नहीं पूछे में से कहाँ जाएंगे आप? नहीं के पास जाएंगे। ये तीनों चीज़ें तो हमने देखी हैं, लेकिन उसके कल्हड़ नहीं जलहड़ ने पूरा किया है। स्टूडेंट, अगर हमें इस लाइन का नहीं पता है तो हमें अगर 4 लाइनों का अच्छे से पता है तो भी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें नहीं पूछा है तो हमें पता है डी, कल्हड़ नहीं जलहड़ है, तो डी सही हो जाएगा और साथ में ई है तो ये भी सही होगा हमारा। उसके बाद सेकंड है, बीजक में संकलित रमनियां किस छंद में लिखी गई हैं? ये आपकी चौपाई और दोहा दोनों छंद में लिखी गई हैं। पीयूषो कहेऊ संदेशड़ा है भौरा हिकागा किस कवि की पंक्ति हैं? तो देखिए, मीराबाई आपकी भक्ति की हैं, तुलसीदास आपके भक्ति के हैं, सूरदास भक्ति के हैं, आदिकाल के हमारे जायसी हैं। जायसी जो रतन सेन की पद्मावत है उसमें वो रतन सेन को कहती है नागमती कि मेरे पति के लिए संदेश भेजती है कि काफी दिन से उड़ीसा चले गए हैं, वो आए नहीं हैं, तो ऐसा वो बोलती है। फिर है, ये पूछा है सत्य, पूछा है सत्य, ध्यान में रखना आपको पूछा क्या है। रेवंत गिरिराज की रचना विजय सेन सूरी ने 1203 में की है। ये 1203 में नहीं है, विजय सेन सूरी की रचना 1231 में है। नेमिनाथ राज की रचना सुमतिगढ़ ने 1213 में की है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। सूलीबद्ध राज की रचना जिन धर्म सूरी ने 1209 में की है, ये भी ठीक है। श्रावकाचार्य की रचना देवसेन ने 913 नहीं 933 में की है। चंदनबाला राज की कवि रचना आसुब ने 1204 में नहीं 1200 में की है। तो हमारा सिर्फ बी और हमारा सी, ये दोनों बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी और सी। नेमिनाथ की रचना 1213 में और स्थूलीबद्ध की रचना 1209 में। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मानो आपसे श्रावकाचार्य की पूछ ले या देवसेन की पूछ ले, अगर आप इनको अभी से समझ के जाएंगे तो एग्जाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। श्रावकाचार्य की रचना देवसेन ने 933 ईस्वी में की है। चंदनबाला राज की रचना, ये भी देखिए 25 में दोनों एक साथ आए हुए हैं, तो इन रचनाओं को छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से ध्यान में रख के जाना है। तो ये कहाँ की है? 1200 ईस्वी में चंदनबाला राज की रचना आसगु कवि ने की है। इसका आपने युग्म सुमेलित करना है। सोमप्रभु सूरी कुमारपाल प्रतिबोध जो आपके 1184 ईस्वी में लिखा गया है। जैन आचार्य मेरुतुंग रणमल छंद नहीं है, ये है इसकी प्रबंध चिंतामणि। ये कब लिखी गई है? 13वीं सदी में। नरपतिनल बिसलदेव रासो, ये आपके 12वीं सदी में है। श्रीधर की प्रबंध चिंतामणि नहीं रणमल छंद है, ये आपकी 14वीं सदी में है। भट्ट केदार की जयचंद प्रकाश, ये आपके 12वीं सदी में है। तो आपका कौन सा सही होगा? ये आपका ए, सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध, और ये आपका नरपति नल्ल का बिसलदेव रासो और भट्ट केदार का जयचंद प्रकाश, ये 2025 वाला ही है। जिमी लोण विली जणई पाणियई घरेणी लई चित समरस जाय तखणे जय पूणे ते समणे। इन पंक्तियों में जो सिद्ध हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है इसकी व्याख्या कि जैसे नमक पानी में घुल जाता है वैसे ही हमारा जो चित्त है वो अगर भगवान या भगवान के साथ लगाएं तो समरसता को स्थापित कर लेता है, ऐसा ये मानते हैं। हमने पढ़ा भी है, सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य, वो अपने आंतरिक योग मार्ग, तांत्रिक सिद्धांत, अवधूत, इन सबको मानते हैं। तो इसमें ये पूछा है, ये किसने बोला है? तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। विलिजयी, पणियई, समरजयी, तखणई, ऐसे शब्द होंगे तो कणहप्पा के होंगे। तो ये वाले शब्द किसके हैं? कणहप्पा के हैं। पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रज भाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतः इस विषय में माना जाता है। यह कथन किसका है? तो स्टूडेंट, ये वाले थोड़े टफ वाली कैटेगरी में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो
एग्जाम है वो मॉडरेट टू टफ होता है, तो ये 10% वो टफ देते हैं क्योंकि इतनी सारी बुक्स हैं हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन इनसे रिलेटेड जो टॉपिक आते हैं उनको हम ध्यान में रख के आगे को समझ सकते हैं। तो ये वाला धीरेन्द्र वर्मा का कथन है, उनकी पुस्तक है ब्रज भाषा में, वहाँ से उठाया हुआ है। तो उन्होंने ही ये बोला है पृथ्वीराज रासो जो मध्यकालीन ब्रज भाषा में लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी भाषा में नहीं, वो भी अन्य विद्वानों के अनुसार ही इसे बताते हैं। तो यह कथन किसका है? धीरेन्द्र वर्मा का। 9th रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? ये रेवा तट समय में लिखा गया है। गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणि माणिक के देकर गौरी को बंदी गृह से मुक्त कराया। ऐसा तो नहीं हुआ था कि हुआ था, हाँ, देकर मुक्त करवाया था, सही बात है। खिजर खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त किया, ऐसा तो नहीं था। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को समान उसके घर भेजा, हाँ जी। पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया, भगाया नहीं था। तो ये हमारे ए और सी, ये घोड़े और मणि के लिए थे और सुलह के साथ उसे समान वापस भेजा था। तो ये आंसर हमारा ए और सी हो जाएगा। रेवातट समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद्र बरदाई ने कवित्त संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्त के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित्त संज्ञा के वे छंद कौन से हैं? हमें पता है, छप्पे हैं, जिसमें तोमर, तोटक, गाय ये सब छंद आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारा सामान्य परिचय है, फिर उसके बाद आती हैं आपकी अपभ्रंश की रचनाएं, फिर आती हैं आपकी देश भाषा काव्य और लास्ट में आती हैं फुटकल रचनाएं, जो हमने भी अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ है और बाकी आप इसे अच्छे से जानते हैं। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देसिल बैना सब जना मिठा तय तहसिन जप हो अवट्टा, आप इसे अच्छे से जानते हैं कि हमें अपनी देसी भाषा ही सबको अच्छी लगती है, इसलिए मैं अवहट भाषा में ही अपनी बातें करूंगा। ये किसने बोला था? आदिकाल में विद्यापति ने, जिसका जन्म 1350 से 1450 ईस्वी का इसका समय माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिद्धों और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा कि उनकी रचनाओं का जीवन ही स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? क्योंकि हमने भी देखा सिद्धों और नाथ पंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनका जो हृदय पक्ष है वो शून्य होता है, उसमें कोई लगाव, सहानुभूति, प्रेम नहीं होता। वो सिद्ध योगी मार्ग है, तांत्रिक विद्या से, सिद्ध विद्या से, अवधूत मत है उनका, वो अपने आप को ही साधना में लगे रहते हैं। जो जन साधारण की जो सरणियाँ हैं, स्वाभाविक अनुभूतियाँ हैं, उनकी दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। तो ये सब कौन कह सकते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइनें बहुत बार पूछी जाती हैं। उसके बाद है भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु लज्जेऊ सो बैसियो जय भगा घर हेतु, कि एक प्रेमिका अपने पति के लिए अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, अच्छा हुआ मेरा कंत या मेरा पति मारा गया, अगर वो युद्ध में मारा गया, अगर युद्ध छोड़कर वो भाग कर आता तो मैं उससे लज्जा से ही मर जाती। तो हेमचंद्र की ये पंक्तियां हैं, सिद्ध हेम शब्द अनुशासन में उसने कही हैं, 1088 के आसपास है ये। तो उसमें क्या है? हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, है ना, पति, तो एक सही है। अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था, नहीं, ये तो नहीं है। उसके मारे जाने से देश का भला हुआ। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। तो ए और डी तो हमारा है ही है और बाकी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ए और डी दोनों को साथ जाएंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये हेमचंद्र की पंक्तियां हैं। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने, ये इंपॉर्टेंट है, किसको जीतकर? देवगिरी को। उसके बाद कौन था? चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? तो ये रेवा नदी में नौका विहार के लिए उन्होंने बोला था कि वहां पर जाएंगे, बहुत सारे हाथियों के झुंड है, उनको देखेंगे, ऐसा उसने बोला था। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ चली चली जेठ के संग, ये आपको अच्छे से जानते हैं, पहेलियां मुकरियां हैं अमीर खुसरो की, जो 1253 से 1350 तक का इनका समय रहा है। तो ये क्या बोलते हैं? अरहर की एक दाल है, जो दाल अलग अलग टाइप की होती हैं, उनके लिए बोला गया है। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है? विद्यापति की सिर्फ पदावली की बात की है तो राजनीतिक द्वंद्व नहीं है, व्यय संधि नहीं है, और इसमें आपका व्यय संधि है, और आपका पुरुष परीक्षा नहीं है, अनमेल विवाह और व्यय संधि। पदावली में क्या है? व्यय संधि और अनमेल विवाह है। तो वो हमारे पास बी और डी कहाँ पे हैं? ये सी वाले में बी और डी के साथ जाएंगे, व्यय संधि और अनमेल विवाह। ये थोड़ा मॉडरेट में आ जाएगा। कौन चलत वह देव बढ़ावे, मीन्स
हवा चलती है तो कौन एक नाव है वो देखो आगे की तरफ चली जाती है। जल पीवत वह जीव गंवावे, और अगर नाव में पानी आ जाए तो डूब जाएगी। है वह प्यारी सुंदर नार, और उस नाव को एक सुंदर नारी के समान माना है। नार नहीं पर है वह नार, लेकिन वो नारी नहीं है। क्या हो सकती है? स्त्री नहीं, इसने बोला नारी नहीं है। नाली, लता, आग, तो आग इसका सही आंसर है ना, कि आग जब हवा चलेगी तो बढ़ ही जाती है, पानी पीने से भी ये काबू नहीं आएगी। और वो कौन है? आग। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। तो इसमें क्या होगा हमारा? मधुकर हैं आपके और श्रीधर हैं। इनको 11वीं 12वीं, ये 14वीं सदी के हैं और ये 11वीं सदी के, इनको इसने नहीं माना। सिर्फ देवसेन 9वीं सदी के, सोमपर बसूरी हैं और विद्याधर हैं 14वीं सदी के, और सोमपर बसूरी हैं आपके 11वीं सदी के, 11वीं और 12वीं के, 9वीं 12वीं और 14वीं, इन तीनों को माना है इन्होंने। तो 3 4 5 आपका ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। परिशोरतन दगमम अग जुह सुरतान, अब इह मत विचार ये लरन मरन परवान। यह पृथ्वीराज रासों में यह किस पात्र का कथन है? तो यहाँ पर आपका पृथ्वीराज चौहान का कथन है। ये कयामस वध से लिया गया है, और कयामस मंत्री को जब लड़ाई शुरू होती है तो वो बोलते हैं कि अबे लड़ने मरने की या हार जीत की परवाह नहीं करनी है, अब हमें जीवन मृत्यु का विचार छोड़कर मैदान में परिपोष तन मन, अपने मन को तन को मैदान में लेके आना है, और हार जीत का के बारे में नहीं सोचना। ये आपके पृथ्वीराज चौहान का ही कथन है, और आपके 2023 में ये आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम 20 MCQs फिर लेकर आने वाले हैं। अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करते रहिए और अपना बेस्ट कीजिए। बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम, और अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। धन्यवाद।